देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO की, और देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके ज़रूरी है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा मैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि जो BR गवाई साहब हैं, ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जा चुके हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ईज़िली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर वी नारायणन हैं, जो इनकी फ़ोटो मैंने डाल दी है, ये क्या हुआ है कि इसरो के नए चेयरमैन हैं, ठीक है? तो इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ जी को रिप्लेस किया है और ये नए इसरो के चीफ हैं। फिर आता है नेक्स्ट, आता है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जो ये हैं गैनेश कुमार जी जो हैं, ये 26वें चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जा चुका है। तो ये IAS ऑफिसर रहे हैं 93 बैच के। ये आपने जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आप करना है। आर्टिकल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जो पावर होती है 324 से काउंट होती है, तो आर्टिकल नंबर 324 जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट वगैरह की जाती है। फिर हम और ही बात करें कि जर्मनी के चांसलर हैं, सो जर्मनी के चांसलर का नाम है फ्रेडरिक मर्ज। इनको अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है इनको। सो द अपॉइंटेड अ न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। ये सब को फ़ायदा नहीं है याद करने का कि किसको रिप्लेस किया है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये भाई साहब हैं, इनको पोप अपॉइंट किया गया है और ये 267 पोप है, ठीक है? तो इनका जैसे पोप बनता है तो नाम चेंज करता है, तो उन्होंने नाम नोट किया, इसका नाम है पोप लियो 14। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आ सकता है क्या नाम इन्होंने अभी चूज़ किया है, और ये क्या इनका सही नाम क्या था, रियल नेम क्या है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, और इनको पोप लियो 14 अपॉइंट लाइक उन्होंने नाम चूज़ किया अपने लिए। फिर आता है इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रैंक है 151 है। तो 151वीं रैंक है, 180 कंट्रीज को ये देखा जाता है। ये दिखाता है कि किसी भी कंट्री में कितनी ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस के लिए। तो हमारी कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर 150 थी, तो उससे एक रैंक कमी हुई है, तो डिक्लाइन करी है, ठीक है? फिर आता है कि यूनेस्को रैंकिंग की बात करें तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ये होता है ला प्रेंसा न्यूज़पेपर को है, जो कि निकाका गोवा न्यूज़पेपर है। तो लाइक इन्होंने तो अच्छा काम किया है कि उसको फ्री यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज इनको दिया गया है। फिर आता है कि जेंडर गैप जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रैंक है आई थिंक ये 131 है। यस, 131 रैंक है, जिसके अंदर 1 पर आइसलैंड आता है, दूसरा नॉर्वे है, तीसरा फिनलैंड है। और तो ये है जेंडर गैप जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कि हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है 118वीं रैंक है। जो पहली रैंक आती है वो फिनलैंड की है, और उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है, देखिए 143 कंट्रीज में 118 118 रैंक भारत की है, और उसमें काउंट किया था GDP पर कैपिटा कितनी है, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशन कितनी है, और फ्रीडम कितनी है, जेनोसिटी कितनी है, और करप्शन परसेप्शन क्या है। तो ये कैसा चीज़ों को देखा जाता है, तब बताता है कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा खुश है। तो इसके अंदर हमें याद रखना 118 रैंक अपनी भारत की है। फिर आता है इंटरनेशनल रैंकिंग जो एयर क्वालिटी के बारे में बात करती है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है, इंडिया की जो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक कितनी है, 5th है, और इंडिया के मतलब पूरे दुनिया के 20 सबसे पोल्यूटेड एयर पोल्यूशन के हिसाब से 13 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में आते हैं। सबसे जो बेकार ये है, देखें चट जो है वो नंबर 1 पर है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और बरिहाट जो गुवाहाटी में है उसको सबसे पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली सबसे पोल्यूटेड राजधानी है, और 20 में से 13 सिटीज़ हैं वो भारत की तरफ से आते हैं। सो इंडिया रैंक 5th अमॉन्ग द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ग्लोबली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ एयर, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो सिप्री की रिपोर्ट आती है। सिप्री ने बताया है कि जो इंडिया है 5th ग्लोबल इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब हम 5वीं अर्थव्यवस्था है जो 100 पैसे खर्च करते हैं 5th रैंक पर, ठीक है? मतलब फिर चाइना, USA, यूक्रेन वगैरह सब चीज़ आती हैं ऑफ कोर्स। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, और दूसरी बात करता है 5वीं, तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिंग के ऊपर आ गया। सेकंड क्या है, हम लोग इंपोर्ट पर बात करते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे इंपोर्ट किया जाता है, वो नंबर 1 पर किया जाता है यूक्रेन के द्वारा, वो फोर्स लड़ाई चल रही है इसलिए, और सेकंड नंबर पर हमारा भारत आता है, ठीक है? जो इंडिया का बजट है इतना अपनी जरूरत नहीं है, बजट नहीं बस नया रख लीजिए। फिर आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में बात करें तो हम लोग, तो जो इंडिया की जो ग्लोबल टेररिज्म जो रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है वो है हमारी 14, तो 14th रैंक है। नंबर 1 पर आता है बुर्किना फासो, जो रैंक 1 है। पाकिस्तान आता है सेकंड नंबर पर, सीरत इस नंबर पर आता है। तो हम देख लीजिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट कि बुकर प्राइज़ 2024 को दिया गया है, हार्ट लैम्प को दिया गया है, जो कि बानो मुश्ताक जी ने लिखी है। तो यहाँ पर हार्ट लैम्प और यहाँ बानो मुश्ताक की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। फिर आता है अगर हम बात करें चेस में, तो श्री हरि एलार जो हैं, ये इंडियाज़ की जो 86 चेस ग्रैंड मास्टर हैं। सो 19 साल के हैं ये। श्री हरि एलार फ्रॉम तमिलनाडु बिकम द इंडियाज़ 86 चेस ग्रैंड मास्टर अक्रॉस, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, नाम याद रख लीजिए। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर
कि मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल। तो ये क्या होता है, देखिए जो शादीशुदा औरतें होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको रैंक वो करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इधर की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप देखेंगे, सो इनका नाम क्या है, अनुराधा गर्ग जी है, हैज क्रिएटेड हिस्ट्री और बिकम द फर्स्ट इंडिया टू विन द प्रेस्टिजियस मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड। तो क्या होता है, 60 कंट्रीज में देखा जाता है, कैसा चीज़ देखेगा, उसके बाद नामित करना है आपको, एग्जाम के लिए सिर्फ इतना जरूरी है। फिर क्या होता है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब क्या है, जो सदगुरु जी जो हैं, हैज बीन कंफर्म विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फेडरेशन। तो कनाडा और इंडिया की फेडरेशन है, उन्होंने चूज किया है कि सदगुरु जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और ये उनको दिया जाता है जो इंडिया और कनाडा के रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में। बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइस जो है, ये डॉक्टर मरिंगाला हंगेरिया को मिला है। सो अवार्ड 24th वर्ल्ड फूड प्राइस ऑफन रिफर्ड एज अ नोबल फूड ऑफ द नो प्राइज ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि रिकॉग्नाइज द पायनियर वर्क इन द सोइल माइक्रोबायोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड क्रॉप यील्ड विद रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूज। सो ग्लोबल, बस इन्हें याद रखना कि अवार्ड कितना मिलता है जरूर नहीं है। फिर हम बात करें आगे, तो संसद रत्न अवार्ड के बारे में बात करें तो देखिए हर साल दिए जाते हैं। सो 2024 में 17 एमपीज को, ये याद रख लीजिए कितने दिए गए, सबका नाम है तो नहीं कर पाएंगे, तो 17 एमपी और 2 स्टैंडिंग कमेटीज को दिए गए हैं। स्टैंडिंग कमेटीज की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी फाइनेंस है, तो इन दोनों को याद कर लीजिए, 17 को कितने याद कर पाएंगे, बस इतना है कि कितनों को मिलाए, बस नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर होता है कैनिस फिल्म फेस्टिवल की बात करें, सो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, जो कि बनाई है मूवी ईरानियन फिल्म मेकर जाफर पनाही ने जी ने है। तो इस मूवी का नाम याद रख लीजिए, और किसने बनाई है, ये जाफर पनाही ने। तो ईरान के हैं ये रहने वाले, तो ये कैनिस अवार्ड को मिला है। फिर बात की जाती है कि द्रौपदी मुर्मू जी को, ये हैं लिस्बोन के मेयर, तो उनको दिया गया है सिटी की ऑफ ऑनर का अवार्ड। तो ये आ सकता है कि लिस्बोन के मेयर ने किनको सिटी की ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है, सो इट इज द्रौपदी मुर्मू जी। फिर आते हैं नेक्स्ट, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। देख क्या होता है, यहाँ पर दो याद रख लीजिए, एक तो भगवत गीता और दूसरा नाट्य शास्त्र, दोनों को ऐड कर दिया गया है। सो अब देखा जाए तो 427 कलेक्शंस हो गए हैं, जो कि एक साथ कंट्री से आते हैं, मतलब ऐसा हेरिटेज है, जो सी बुक्स है उनको रखा जाता है, सो दैट कि इनकेस कुछ भी होता है वो सेफ रहे। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द प्रायोरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, रिकॉग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। फिर आते हैं हम यूनेस्को की बात करें, सो कंगर वैली नेशनल पार्क जो है, इसको 10 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये क्या है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ के। और इसकी मैं अगर आपको दिखाऊं लोकेशन, तो आप ये देखेंगे, सो ये अपना भारत है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर नीचे की तरफ जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा बस्तर रीजन में। सो कंगर वैली नेशनल पार्क है। सो ये याद रख लीजिए, कंगर वैली जो कहाँ पर है, ये बस्तर रीजन में छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि 46 आसियान जो समिट हुई है, ये कोलालमपुर में हुई है, और जो कि ऑफ कोर्स मलेशिया में है। तो यहाँ पर आसियान क्या है, इसमें 10 मेंबर कंट्रीज है, और इस बार की थीम क्या थी, आसियान मैटर्स एपी सेंटर ऑफ द ब्लॉक। तो ये है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक की समिट हुई है, छठी बिम्स्टेक समिट कहाँ पर हुई है, ये थाईलैंड में हुई है। और बस इतना ही आपको याद करना है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल समिट के बारे में, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, तो ऑफ कोर्स ये काम कर रही है, हाइड्रोजन प्रमोट करने की बात की है कि हाइड्रोजन प्रमोट करा जाए, ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाएगी। तो ये हुए रोटरडैम में, तो रोटरडैम कहाँ पर मिलेगा आपको, नीदरलैंड्स में देखने को मिलेगा। और इसको बोला जाता है गेटवे टू द यूरोप, जो रोटरडैम है तो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। सो गेटवे, इनको भी याद रख लीजिए, गेटवे ऑफ द यूरोप बोला जाता है। फिर हम बात करें ग्लेशियल प्रिजर्वेशन के ऊपर, एक इंटरनेशनल समिट हुई है, यहाँ कहाँ पर हुई है, दुशानबे में, जो कि तजाकिस्तान की कैपिटल है। बस यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर है तजाकिस्तान, ये रहा, और ये छोटा सा कंट्री है, सेंटर में बैंगलोर कंट्री है, तो दुशानबे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्चुअली यही है कि लाइन ऑफ, ये अपना भारत है, तो देखा जाए तो ये भारत अफगानिस्तान से छोटा सा रास्ता होता है ये, मतलब देखा जाए तो हम यहाँ से अफगानिस्तान रास्ता मांग भी सकते थे, तो कितना ईजी रहता हमारे लिए इन सबको ट्रेड करना। लेकिन वो ये कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू, ना तो हम अफगानिस्तान से टच कर पाते हैं बॉर्डर, और ना ही ऑफकोर्स तजाकिस्तान से। फिर हम बात करते हैं WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है, मतलब जहाँ पर इनका जो हुआ है, जेनेवा में हुआ है, फॉर्सल क्रोशियल नेगोशिएशन, और यहाँ पर क्या हुआ है कि पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया है, कि यही बात की गई है कि पैंडेमिक होगा तो कैसे हम रिएक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, बिकॉज कोविड की बात आप जानते ही हैं, कई सारी कंट्रीज़ ने पता नहीं था करना किस तरह से, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। सो इनके यही रहेगा, क्रिएट लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क ऑफ पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स, फोकस ऑन इक्वालिटी इन वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट एक्सेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पैथोजन सर्विलेंस, इंडिया एडवोकेट फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोविजन। तो ये वाली बात की, भाई जो टेक्नोलॉजी है आपको, वो ये वैक्सीन है, तो ऐसा ना होना कि वैक्सीन बनी है तो एक पर्टिकुलर कंट्री को मिल रही है, सबको अल्टीमेट राइट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं IATA,
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, 80वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अपनी दिल्ली में हुई है। तो ये याद रखेंगे, इट्स द फर्स्ट टाइम होस्टेड इन इंडिया सिंस 2006। 2006 में लास्ट टाइम हुई थी, 2006 के बाद अपने इंडिया में गुजार हुई है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है, ये मनाया गया भुवनेश्वर में, बस ये उड़ीसा में है। और ये कब मनाया जाता है? ये गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उनके लिए, उनकी याद में उस दिन को देखकर मनाया जाता है। ठीक है, सो डायस्पोरा, इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा लेवल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो यहाँ पर बस याद कर लीजिए अमृतकाल एक वर्ड एज ए कीवर्ड, तो कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले तो करके आ जाना। फिर आता है ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए हुआ क्या है कि म्यांमार में अर्थक्वेक आया, तो वहाँ से इंडियंस को निकालने में उनको जी है 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का म्यांमार में अर्थक्वेक आया था कि इंडियस बॉर्डर पर, सपोज डैमेज एंड फैसिलिटी। सो ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था, अ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन टू सपोर्ट द म्यांमार। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि भाई म्यांमार को सपोर्ट करना है, कुछ अगर इंडियंस फंसे हुए हैं तो वो निकालना है, या इंडियंस छोड़ो कोई भी होंगे उनको निकालने की बात की गई थी। सो एनडीआरएफ की टीम गई थी वहाँ पर, और पैसे दिए गए थे, मेडिकल असिस्टेंस वगैरह दी गई थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो ये क्या है, म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। तो ब्रह्मा से ब्रह्मा, बर्मा से ब्रह्मा, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए याद करने से मतलब है, आप जो चाहे टेक्निक लगा सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी लगती है, बिकॉज आई नो कि एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, हम नहीं याद कर पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा लगा के याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो म्यांमार मतलब बर्मा हो गया, बर्मा का ब्रह्मा से ऐसे याद कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहें याद कर सकते हैं। शुरुई लिली फेस्टिवल है, ये मणिपुर में मनाया जाता है, तो बस इसको याद रखेंगे। इतना ही है। मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में काउंट किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिक्किम है, यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, जो चाइना क्लेम करता है कि साउथ तिब्बत है, मतलब पता नहीं कहाँ से हिंदी बोलते हैं, सारे काम बोलते हैं, इनको भी लगता है अपन नहीं है, मतलब वही है। फिर आप देखेंगे नागालैंड है, नागालैंड के जैसे मणिपाल है, फिर यहाँ पर मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नॉर्थ ईस्ट क्वेश्चन इनसे। तो देख लीजिए यहाँ पर सिक्किम एक्चुअली क्या है कि टोटल ये 7 स्टेट्स आते हैं, सिक्किम 8 हुआ है ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर आ गया, उसी कैपिटल क्या ईटानगर है, उसमें से नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। फिर मणिपुर है, मणिपुर के इम्फाल, और नीचे क्या मिजोरम है, मिजोरम की आइजवाल, और नीचे त्रिपुरा है, त्रिपुरा की अगरतला। और यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय, मेघालय की क्या है? शिलोंग है। और ऊपर आ गया ये बीच में जो रूल है, ये आ गया असम, ये दिसपुर। तो ये 5 और 7 स्टेट्स हैं, याद करेंगे, जिनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। और बोर्ड जो सिक्किम है, ये 102 पर सही। फिर आता है खेलो इंडिया यूथ जो प्रोग्राम है, ये बिहार में अनाउंस किए गए हैं, तो बिहार में होगा। ऐसे ही खेलो इंडिया बीच प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कहाँ गए? घोगला बीच इन दीव। तो दीव में ये घोगला बीच है। क्या काम होगा इसमें? कबड्डी, 6 स्पोर्ट्स हैं। कबड्डी है, रेसलिंग है, मल्लखंब है, योगा है, हैंडबॉल है और वॉलीबॉल है। तो यहाँ पर मणिपुर एज अ ओवरऑल चैंपियन इमर्ज करके निकला है, मतलब विनर निकला है, तो उसको याद रखेंगे आप। फिर एक्सरसाइज के बारे में बात करें, एक्सरसाइज टाइगर क्लो। एक्सरसाइज टाइगर क्लो ये क्या होगा? एयरफोर्स के बीच में होती है, ये इंडिया और यूएसए। सो जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड राजस्थान। अब क्या काम होगा? यही काम होगा कि भाई आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम करेंगे, समझाने का, अपनी जो लर्निंग है वो बताने का, यही चीजें हैं। वो कहने कहीं से कंट्री टू कंट्री भी एक रिलेशन बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ है कि एआई अंकिता क्या है कि ये एआई न्यूज़ एंकर हैं, और ये लॉन्च की गई है असम के द्वारा। तो बस ना याद रख लीजिए कि एआई अंकिता। 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन बनाया गया है, 3D प्रिंटर की वजह से, मेहनत से, मतलब 3D प्रिंटर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर मशीनों का यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, 3D प्रिंटिंग बोलते हैं उसको। तो ये जापान ने बनाया है। मतलब जापान पहला कंट्री जिसने ये अपना रेलवे स्टेशन बनाया है। यहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर क्या है कि भूटान पहला कंट्री बनाया है जिसने क्रिप्टो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है। सो भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ नेशनल क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री ऐसे जिसने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम बनाया है या लॉन्च किया है? तो इट इज अ भूटान। ठीक है, तो भूटान की लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। सो ये अपना ये इंडिया आ गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही आ गया। सो ये भूटान है, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। यहाँ नेपाल है इधर की तरफ, और एक आता। ठीक है, ये अपना सिक्किम आ गया। फिर आता है कि हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन जो बनाया गया है, ये नफा टॉप जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पर इस एस्टेब्लाइज किया गया है। तो बस इतना याद रखें कहाँ पर होगा, ऐसा काम क्या होगा? ये एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम काम करेगा कि वेदर रडार के बारे में बात करेगा, कुछ अगर आना होगा, नुकसान होगा, वेदर के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर। फिर बात की जाती है कि दीव एक ऐसा यूटी बन चुका है जो पूरे की पूरा सोलर एनर्जी से ही रन करता है। सो दीव हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, या यूटी की बात करें ऑफ कोर्स, तो ये इट्स अ यूटी है इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी। तो इसको आप याद रखेंगे दीव।
नेक्स्ट करंट अफेयर है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। तो यहाँ पर क्या है कि थीम क्या थी सर, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में काफी बात चल रही है। तो ये चीजें 5 जून को मनाया जाता है। इस बार होस्ट कंट्री क्या था, फिलीपींस। तो फिलीपींस होस्ट कर रहा था। सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करना है, प्रमोट ऑल्टरनेटिव, इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इस बार क्या हुआ कि बेंगलुरु को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है। सो बेंगलुरु हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आप याद रखेंगे इसको, लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, बस याद रखना है। और जो 50 साल कंप्लीट हो गए हैं टाइगर कंजर्वेशन को, तो टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो ये ना, इंडिया सेलिब्रेटेड 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023, मेकिंग 5 डेकेड। तो आप समझ सकते हैं क्या है। फिर क्या होगा कि टाइप 5 डायबिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये डायबिटीज उनमें काउंट की जाती है जो कमजोर होते हैं, अंडरवेट बच्चे होते हैं, यूथ होता है, उसमें काउंट की जाती है। सो मेडिकल रिसर्च हैव आइडेंटिफाइड टाइप 5 डायबिटीज अफेक्टिंग लीन एंड अंडर न्यूट्रिशन यूथ प्राइमरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो स्टडीज फ्रॉम AIM एंड ICR फाउंड केसेस प्रोडोमिनेटली इन रूरल एरियाज, क्योंकि वहाँ लोग गरीब मिलते हैं, वहाँ अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और लीन होते हैं। अफेक्टिव अप्रोक्सीमेट 3.2% ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3% के जो पेशेंट्स हैं वो टाइप 5 डायबिटीज में काउंट हो जाएंगे। फिर आता है कि फर्स्ट आयुर्वेदा डे। तो 23 सितंबर है, उसको आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेट कर लिया गया है। मतलब उसको रिकग्नाइज कर दिया गया है कि हम लोग आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए 23 सितंबर को आयुर्वेदिक डे हम मनाएंगे। बस ये 23 सितंबर याद करना है। फिर आज जेडमोस्ट जो टनल है ये चलाई गई है। मतलब ये क्या है, इनोग्रेट किया गया है मोदी जी ने। सो ये 6.5 किलोमीटर की है, 6.5 किलोमीटर जेडमोस्ट टनल जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन इनॉग्रेटेड, प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में क्या करेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। मैं वो दिखा देता हूँ। लाइक ये टनल आप देख सकते हैं, जेडमोर टनल। तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक कंगन से लेकर पहले, अब पहले ऐसे जाया करते थे, यहाँ पर बर्फ पड़ती थी। तो यहाँ पर अगर विंटर्स होंगे, स्नोफॉल होगी, तो नहीं जा पाता था। अभी डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया गया है, तो रास्ता सीधा बन जाएगा। तो 6.5 किलोमीटर की लंबाई है लगभग। और बस इतना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये पहली असेंबली बन चुकी है जो फुली सोलर पावर्ड है। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो एनर्जी जनरेट की जाएगी, सोलर पावर से जनरेट की जाएगी, बिड की जाएगी। और ये ऑफ कोर्स पैसे बचाएगी। सो लगभग 1.25 करोड़ सेविंग भी करेगी साल भर में। और इस पर यहाँ पर सोलर प्लांट लगाए गए हैं जो एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर क्या था कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तो ऑलरेडी थे ही। और यहाँ पर क्या हुआ है कि भोती एंड पुर्गी, ये 2 लैंग्वेज हैं, इनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है ये निजामाबाद जो है तेलंगाना में यहाँ पर बनाया गया है। क्यों, टर्मरिक के बारे में समझ लीजिए। पूरी दुनिया का 70%, लगभग 80% टर्मरिक इंडिया से आता है। और तेलंगाना अकेला ही 40% का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए ये है। और यहाँ पर टारगेट किया गया है कि हम जो अपना एक्सपोर्ट है 2027 से डबल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या काम करेगा बोर्ड, ये इसको प्रमोट करेगा, रिसर्च करेगा और सब काम करेगा। फिर आता पद्म पद्म जो अवार्ड है ये है, ये टोटल 139, हाँ 139 लोगों को दिया गया है। मतलब पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 19 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है 113 लोगों को। सो आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, करंट अफेयर था। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज लाइक कीजिए। मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं की है इस बार, सिंपल फैक्ट टू फैक्ट बात की है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछेंगे हम उसको दे पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।